हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। आज आपका सॉइल मैकेनिक्स का मॉड्यूल 2 का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने जो पिछला मॉड्यूल था हमारा मॉड्यूल 1, जिसमें कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे मॉड्यूल 1 के थे वो सारे डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। लाइक लिक्विड लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या फिर टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देखिए, उसको भी वॉच कीजिए और उसके बाद आफ्टर दैट आप मॉड्यूल 2 को जो है वो फॉलो करिए, पूरा कंप्लीट करिए अपने क्वेश्चंस। और हमारे क्वेश्चंस इसको ना साथ में करिएगा, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप इनको साथ में लगाते रहिएगा, तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा है मॉड्यूल 2। ये मॉड्यूल 2 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड, जिसमें कि ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन है, कैसे ग्रांडेस प्लास्टिसिटी चार्ट है, और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस है। ठीक है, क्ले मिनरलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्ले मिनरलॉजी, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कैपिलरी वाटर। ये आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द सॉइल इन इंडिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। इंडिया में जो सॉइल होती है उसको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है MIT क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन हमारा होता है, इसमें जिस तरह से क्लासिफिकेशन होता है वही हमारा इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन भी होता है। इंडियन स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं सॉइल का, दे आर सेम। ठीक है, और इसमें करते क्या है, इसमें जो है जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन है, इसमें जो कंसिडर किया जाता है वो हम लोग ग्रेन साइज़ का भी कंसिडर करते हैं, सॉइल की प्लास्टिसिटी को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स को कंसिडर करके ही हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करें, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन जो रहता है, इसमें आप दो टाइप से सॉइल को क्लासीफाई करते हो। एक आपका हो जाता है फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, और एक आपका हो जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो हम 75 माइक्रोन का जो सीव रहता है वो लेके चलते हैं। तो अगर हमारा सॉइल मोर देन 50% 75 माइक्रोन से जो है वो आपका पास आउट हो गया है, तो दैन वो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल होती है। और अगर लेस देन 75% पास हुआ है या फिर मोर देन 75% रिटेन हो जाता है 75 माइक्रोन की सीव पे, तो उसे हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये दोनों आ जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 75 माइक्रोन से अगर हम कहेंगे तो कि मोर देन 50% पासेस। ठीक है, और इसमें 75 माइक्रोन से मोर देन 50% रिटेन्ड। ठीक है, ये इस तरह से रहता है। फिर जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है, दो तरीके की होती है, आपको पता है, एक होती है क्ले और एक होती है सिल्ट। और कोर्स ग्रेन सॉइल में हम इसको डिवाइड करते हैं सैंड और ग्रेवल में। तो अब अगर हम क्ले और सिल्ट का क्लासिफिकेशन देखें कि फर्दर किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है, ये होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन देयर कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, एंड विच इज़ फर्दर डिपेंड ऑन इट इज़, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो आपकी डिपेंड करती है आपके लिक्विड लिमिट पे। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि अगर आपकी जो लिक्विड लिमिट है WL, इसकी जो वैल्यू रहती है, अगर इफ़ इट इज़ लेस देन 35%, तो इसको हम लोग लो कंप्रेसिबल बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही 35% से ज़्यादा है लिक्विड लिमिट और 50% से कम है, तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट बोल देते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, और सेकेंड, इफ़ इट इज़ मोर देन 50%, ठीक है, तो ये हमारी हाईली कंप्रेसिबल
हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवाइड किया जाता है। और इसमें ना एक और टाइप आ जाता है आपका ऑर्गेनिक सॉइल का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है जो कि हम लोग इसको भी हम लोग फाइन ग्रेन में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डिफ्रेंशिएशन बताया है। इसको फर्दर भी आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग परसेंटेज फाइनर भी देखते हैं। तो परसेंटेज फाइननेस आपका जिस तरह से रहता है तो उसमें प्लास्टिसिटी चार्ट और जो हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों का यूज़ करके क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिक, जो आपको एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। आगे मैं आपकी प्लास्टिसिटी चार्ट भी डिस्कस करूँगी। तो अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन हमारे इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन ही रहता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सॉइल कम अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये 18 ग्रुप्स होते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लासीफाई इसको कर लेते हैं। बाकी एक चीज़ और याद रखिए आप, जो आपका अगर हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, ग्रेन साइज़ के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉइल का, ठीक है, तो ग्रेन साइज़ के बेसिस पे अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से हम लोग जो है वो क्लासीफाई करते हैं। इसको आप ये क्लासिफिकेशन देख लो, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 माइक्रॉन से कम की जो होती है सॉइल उसको हम लोग क्ले बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जो 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन तक, ठीक है, ये आपकी सिल्ट कहलाती है। ठीक है, फिर 75 माइक्रॉन से बीच में क्लासिफिकेशन और रहता है, मेन जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। ठीक है, 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन, 75 माइक्रॉन से 4.75 mm एंड देन 4.75 mm से ऊपर आपका रह जाता है 80 mm। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन रहता है। ठीक है, बाकी 75 माइक्रॉन से आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 0.425 mm और 0. ये हो जाता है आपका 2 mm। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है फाइन, मीडियम और ये हो जाती है आपकी कोर्स। ठीक है, एंड दिस कैटेगरी इज सैंड। ठीक है, जो 4.7 के ऊपर जो होता है वो आपका ग्रेवल होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक और लाइन होती है विच इज़ 300 mm। तो ये ग्रेवल से ऊपर आपका आ जाता है कॉबल्स और फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं बोल्डर्स। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है सॉइल का, जिसमें कि फर्दर एक यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, 20 mm का। तो ये आप याद रखिएगा कि 2 माइक्रॉन से कम की जो भी क्लेज होती है आपकी, 2 माइक्रॉन से कम का जो साइज़ होता है उसे हम लोग क्ले बोलते हैं। फिर 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन में हमारी सिल्ट आ जाती है। 75 से 4.75 तक आपकी सैंड रहती है। 4.75 से 80 mm तक ग्रेवल रहता है। ठीक है, फिर 80 से 300 तक जाओगे तो उसको हम कॉबल्स बोलते हैं एंड 300 mm से बड़े के साइज़ को बोल्डर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है ये पूरा ग्रेन के साइज़ के हिसाब से क्लासिफिकेशन है सॉइल का, तो ये आप याद रखिएगा। ये इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया है। इस तरह से होता है, ये आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉबल्स आर व्हाट इज़ द ग्रेन साइज ऑफ कॉबल सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, देखा अभी हमने देखा उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आ गया कि कॉबल्स का क्या साइज़ रहता है। ठीक है, कॉबल्स का भी हमने देखा साइज़ कि इफ़ द साइज़ इज़ मोर देन 80 बट लेस देन 300 देन उसको हम लोग कॉबल बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 4%, ये भी नहीं होगा, लार्जर साइज पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ 80 mm टू 300 mm। ठीक है, सो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। तो जो सिल्ट साइज पार्टिकल है उसका रेंज क्या होता है। अभी मैंने देखा कि जो 2 माइक्रॉन होते हैं उससे कम के जितने भी होते हैं उसको हम लोग क्ले बोलते हैं। ठीक है, और 2 माइक्रॉन से लेके 75 माइक्रॉन तक हमारी क्या हो जाती है,
सिल्ट हो जाती है। ये आप याद रखिएगा। तो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक आपकी सिल्ट रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 0.7 पर, बिकॉज 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻³ mm, ठीक है। तो जब आप 2 माइक्रोन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 × 10⁻³ जिसको आप 0.002 mm भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 75 माइक्रोन आपका हो जाएगा 0.075 mm, ठीक, ये इस तरह से। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेवल एंड सैंड आर, ग्रेवल और सैंड क्या है। तो अभी हमें देखा ग्रेवल एंड सैंड कोर्स ग्रेन सॉइल में आते हैं, और ये कौन सी कोर्स ग्रेन है, दिस इज़ अ नॉन कोहेसिव कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। सो ये नॉन कोहेसिव कोर्स ग्रेन सॉइल होती है हमारी ग्रेवल एंड सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्ट इज सिम्बलाइज्ड विद लेडर, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ने जो है ना वो डिफरेंट सॉइल को एक एक सिंबल दे रखा है, ठीक है। जैसे कि क्ले के लिए जो सिंबल है वो है सी, सिल्ट के लिए आपका जो सिंबल है वो है एम, ठीक है। सैंड के लिए आपका जो सिंबल है वो है एस, इस तरह से आपको, और ग्रेवल के लिए आपका जो सिंबल है वो है जी, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंबल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिल्ट का क्या सिंबल है, तो सिल्ट का सिंबल आपका एम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल्स एज पर आईएस क्लासिफिकेशन इज। तो एज पर आईएस क्लासिफिकेशन जो मैक्सिमम साइज रहेगा सिल्ट साइज पार्टिकल का वो कितना रहेगा, सिल्ट साइज पार्टिकल का मैक्सिमम साइज पूछ रहा है। तो सिल्ट की हमारी क्या रेंज होती है, अभी मैंने आपको बताई कि 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक आपका सिल्ट होता है। तो मैक्सिमम साइज आपका क्या होगा, 75 माइक्रोन, विच इज़ 0.075 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, मैक्सिमम साइज क्ले पार्टिकल का क्या रहेगा, क्ले पार्टिकल। सो क्ले पार्टिकल हमें देखा कि 2 माइक्रोन से कम के जो होते हैं वो क्ले पार्टिकल होते हैं। सो मैक्सिमम साइज़ आपका 2 माइक्रोन हो जाएगा, विच इज़ 0.002 mm, ठीक है। तो 2 माइक्रोन जो है वो क्ले का साइज़ है, ठीक है, ये क्ले है, लेस देन 2 माइक्रोन आपका क्ले रहता है। तो मैक्सिमम जो आपका साइज़ रहेगा ऑफ क्ले वो आपका 2 माइक्रोन होगा, विच इज़ 0.002 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल, ठीक है। देखिए सरफेस एरिया कब बढ़ता है हमारा, जैसे जैसे जो साइज़ है हमारे पार्टिकल्स का, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ छोटा होता है उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है आपका, ठीक है। तो जितने छोटे पार्टिकल्स के साइज़ होंगे, ठीक है, साइज़ जितना भी छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम साइज़ की बात करें तो सबसे, अगर क्ले, सिल्ट और सैंड में, और कोलाइट्स, यहाँ पे कोलाइट्स भी हैं, तो वी नो कि जो कोलाइट्स होते हैं, कोलाइट्स का जो साइज़ होता है, ठीक है, कोलाइट्स का जो साइज़ होता है ये आपका इट इज़ मिनिमम, बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। तो सबसे कम आपके कोलाइट्स रहेंगे। अगर हमें इसको इंक्रीजिंग सरफेस एरिया की बात करें हम, ठीक है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो साइज़ सबसे छोटा कोलाइट्स का होता है, तो इस मीन्स उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ तो सबसे कम आपका ग्रेवल रहेगा, फिर आपका सिल्ट रहेगा, देन आपका क्ले रहेगा, एंड आफ्टर दैट कोलाइट्स रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्रेवल, एक सेकेंड, ऑप्शन में ग्रेवल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेवल, मैंने ग्रेवल से, तो अगर सैंड होगा तो सैंड, क्योंकि ग्रेवल से यहाँ पे आपका ग्रेवल के बाद यहाँ पे सैंड भी आ जाएगा, ठीक है। अगर सैंड आपको दिया है तो आप इस तरह से लिख लेंगे इसको, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा आपका सैंड, और ये आ जाएगा आपका ग्रेवल, ठीक है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइट्स, ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज़ अ डिफरेंट ऐप, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन्स। फाइनेस्ट ग्रेन्स किस में होते हैं, फाइनेस्ट इन द सेंस
बहुत ही छोटे मिनिमम साइज़ के ग्रेन्स, फाइन ग्रेन्स किस में होंगे, क्ले में होंगे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल। ठीक है, सिल्टी सैंड। ठीक है, जब भी हम जो नाम देते हैं अपनी सॉइल के सिंबल्स को, जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको नेमिंग करी जाती है, वो इस तरीके से करते हैं कि अगर मैंने सिल्टी सैंड लिखा है, ठीक है, तो जो टर्म हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, वो हम पहले, उसका सिंबल हमारे पास पहले बनता है, और जो पहले लिखते हैं उसका सिंबल बाद में बनता है। बिकॉज सिल्ट का सिंबल हमारे पास एम है, सैंड का एस है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, कि अगर हम सैंड की बात कर रहे हैं, कि हमारे पास अगर सपोज क्लेई ग्रेवल होता, ठीक है, क्लेई ग्रेवल होता, ठीक है, सो क्लेई ग्रेवल, क्लेई हमने पहले लिखा है तो उसका जो सिंबल होगा वो बाद में बनेगा, और ग्रेवल बाद में लिखा है तो ग्रेवल का सिंबल पहले बनेगा। सो इस तरह से ये डिनोट किया जाता है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। As per the Indian Standard Soil Classification System, a sample of silty clay with liquid limit 40% and plasticity index 28% is classified as। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें सॉइल को क्लासीफाई करना है, एंड इट इज़ अ सिल्टी क्ले। ठीक है, सैम्पल ऑफ सिल्टी क्ले है, तो हमें ये बताना है कि ये है क्या, प्रॉपर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, हमें लिक्विड लिमिट दे रखा है, अगर हम WL की बात करें हमें 40% दिया है। ठीक है, तो इसका ना आपको एक प्लास्टिसिटी चार्ट होता है जो कि कैसेग्रांटे ने हमको दिया था। ठीक है, इस प्लास्टिसिटी चार्ट की हेल्प से जो हमारे पास फाइन ग्रेन्स की सॉइल्स होती हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में हम ये कर्व बनाते हैं। ठीक है, ठीक, तो जब ये इसकी वैल्यू, मैं इसको इस तरह से दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका 20%, ये हो गया आपका 35%, एंड दिस इज़ 50%। ठीक है, सो ये जो लाइन एक रहती है आपकी स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ ए लाइन, इसको हम बोलते हैं ए लाइन। ठीक है, ये ए लाइन होती है, और इधर मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो ये वैल्यू 4 हो गई, ये वैल्यू आपकी 7 हो गई। ठीक, तो इसमें ना ये चीज़ मानी गई है कि जो सॉइल्स, ये जो ए लाइन है आपकी, इसके जो नीचे सॉइल्स रहती हैं वो आपकी सिल्ट रहती है। ठीक है, और जो उसके ऊपर होती हैं वो क्ले होती हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो ए लाइन के ऊपर सॉइल्स होती हैं वो इनऑर्गेनिक सॉइल रहती हैं। ठीक है, और ए लाइन के जो नीचे होती हैं वो ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे IP की वैल्यू आपको दी हुई, जब IP की वैल्यू व्हेन IP लेस देन 4, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिल्ट, जब ये लेस देन 4 होता है, एंड व्हेन IP इज़ मोर देन 7 तो ये आपकी हो जाती है क्ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, सिल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हो जाएगी क्ले। ठीक है, और ये जो बीच की आपका होता है, इन दोनों के बीच की जो क्ले, उसको हम लोग बोलते हैं ClMl, ये आपकी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रहता है। और अभी हमने देखा था, जब हमने क्लासिफिकेशन देखा फाइन ग्रेन का, तो जब आपका लिक्विड लिमिट 20% से 35% के बीच में होता है तो हम इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लो कंप्रेसिबल। ठीक है, 35 से 50 के बीच में हाई, ये मीडियम कंप्रेसिबल होता है या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होता है, और 50% से जो ऊपर सॉइल्स होती हैं उनको हम लोग हाई कंप्रेसिबल बोलते हैं। ठीक है, सो इस ए लाइन के बेसिस पे हम ये पूरी सॉइल को डिवाइड करते हैं कि वो लो कंप्रेसिबल होगी, कंप्रेसिबल होगी, या फिर वो सिल्ट होगी, क्ले होगी। ठीक है, इस तरह से ये डिफ़ाइन किया जाता है। तो ए लाइन के नीचे हमारी यहाँ पे सिल्ट रहती है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इस पोर्शन में इसको हम लोग MI बोलेंगे, इस पोर्शन में हम लोग इसको ML बोलेंगे। ठीक है, एंड इन दिस पोर्शन ये हमारी MH कहलाई जाएगी। ठीक है, या फिर ये OH हो जाएगी, ये OI हो जाएगी, OH OL। ठीक है, ये इस तरह से आपका सॉइल का रहता है क्लासिफिकेशन। एंड दिस ए लाइन, ये जो ए लाइन है इसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन जो होती है वो होती है
IP इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जिससे कि हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं। और इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स को जो हमारी एक्चुअल जो हम लोग उस तरह से निकालते हैं IP लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के फॉर्मूला से, उन दोनों से कंपेयर करके देखते हैं कि किसका IP ज़्यादा है। ठीक है, तो IP ऑफ जो सॉइल होगा, IP ऑफ सॉइल निकाल लेंगे हम लोग, जो कि हमारा निकलेगा WL माइनस WP से। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन एक रहता है कि फॉर क्ले IP ऑफ सॉइल शुड बी मोर देन IP ऑफ ए लाइन। ठीक है, एंड फॉर सैंड दिस IP ऑफ सॉइल शुड बी लेस देन IP ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको इसके पीछे का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन हमें जो है इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप ये देखो सबसे पहले कि आपको लिक्विड लिमिट दे रखी है 40%, तो मीन्स लिक्विड लिमिट आपकी 35 और 50 के बीच में है। ठीक है, तो व्हेन द लिक्विड लिमिट इज़ बिटवीन 35 to 50%, तो वो हमारे इंटरमीडिएट की कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन हमारे सिर्फ बी ही है जिसमें कि इंटरमीडिएट क्ले की बात हो रही है। तो हमें देखना भी नहीं है कि वो क्ले है कि सिल्ट है, बट आप यहाँ सिंपली ये देख के आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो कि आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल। हाई कंप्रेसिबिलिटी की इनऑर्गेनिक क्ले को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो जब हाई कंप्रेसिबल इनऑर्गेनिक क्ले होती है तो उसको हम लोग CH से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो CH का मतलब होता है हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। और अगर हमारी यहीं पे ये सिल्ट होती तो इसको हम लोग MH से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल, इसको हम लोग बोल देते हैं सिल्ट, इस तरह से। ठीक है, तो ये SM जो है, SM तो हमारी सिल्टी सैंड है, CH इज़ हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, MI इज़ इंटरमीडिएट सिल्ट एंड इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स की मीनिंग आपको पता होने चाहिए। बहुत इजी है ये, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो बहुत आपके क्वेश्चन के मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन के भी आपके 3 मार्क्स बेकार में चले जाएंगे, तो इसीलिए ये पता होना चाहिए। अ सॉइल हैज़ अ लिक्विड लिमिट ऑफ 45% एंड लाइज अबव द ए लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ प्लास्टिसिटी चार्ट। द ग्रुप सिंबल ऑफ द सॉइल एज पर द सॉइल क्लासिफिकेशन इज। ठीक है, तो यहाँ पे WL की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 45% दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि ये है आपका 35 और 50 के बीच में, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये होगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। ठीक है, इंटरमीडिएटली कंप्रेसिबल सॉइल है आपकी ये। तो ऑप्शन में अब हम देखते हैं, देखो इस तरह से देखना है कि इंटरमीडिएट ऑप्शन में कहाँ पे है। तो एक मुझे यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। अब मुझे क्लासीफाई करना है कि ये क्ले है या सिल्ट है। तो अभी मैंने देखा कि क्ले और सिल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, हम इसमें क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये दिया है सॉइल लिक्विड लिमिट ऐसी है एंड इट इज़ लाइज अबव द ए लाइन। तो बेसिकली दिया है कि अबव ए लाइन है, तो वी नो कि जब सॉइल अबव ए लाइन होती है तो वो क्ले होती है। तो डायरेक्टली आपको फाइंड आउट भी नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि इट इज़ अबव ए लाइन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप सिम्बल्स असाइंड टू सिल्टी सैंड्स एंड क्लेई सैंड्स एज पर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर। सो सिल्टी सैंड और क्लेई सैंड के लिए जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन किस तरह से डिनोट करते हैं, तो सिल्टी सैंड को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, SM, एंड क्लेई सैंड को विल डिनोट इट एज SC। ठीक है, सो SM एंड SC, ऑप्शन C हो जाएगा आपका। इन अ प्लास्टिसिटी चार्ट ए लाइन सेपरेट्स। प्लास्टिसिटी चार्ट में ए लाइन किसको सेपरेट कर रहा है, अभी आपने पीछे देखा कि इट इज़ सेपरेटिंग क्ले एंड सिल्ट। ठीक है, तो क्ले को सिल्ट से सेपरेट कर रहा है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन में आप क्या यूज़ करते हो, कैसेग्रांडे चार्ट, प्रेंडल चार्ट, न्यूमार्क्स चार्ट। नो, हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका प्लास्टिसिटी चार्ट हो जाएगा। इन अ प्लास्टिसिटी चार्ट द ए लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज। सो ए लाइन की अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताई, IP इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20, ये आपकी क्वेश्चन हो जाती है ए लाइन की। ठीक है,
सो ये ए लाइन की इक्वेशन है 0.73 WL-20 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम MI इज द सिंबल फॉर। MI किसके लिए सिंबल है? तो M का मतलब है सिल्ट, I का मतलब है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। ठीक है, तो इंटरमीडिएटली कंप्रेसिबल सॉइल और सिल्ट है वो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, नहीं। इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, नहीं। इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी। ठीक है, सो मीडियम प्लास्टिसिटी है या मीडियम कंप्रेसिबिलिटी है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इनऑर्गेनिक सिल्ट्स ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड बाय द सिंपल। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सिल्ट है एंड हाई कंप्रेसिबल है, तो इसको हम लोग किस तरह से नोट करेंगे? MH से। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल, H का मतलब हाईली कंप्रेसिबल है और ये सिल्ट है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉइल हैज़ फाइन्स 45%, सैंड 55%, लिक्विड लिमिट 30%, प्लास्टिक लिमिट 15%। अब इसका क्लासिफिकेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जब कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें परसेंटेज ऑफ फाइननेस भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जब परसेंटेज ऑफ फाइननेस आपकी, इसमें 3 कंडीशन आपकी रहती हैं। पहली कंडीशन आपकी ये रहती है कि व्हेन, मैं आपको बता ही देती हूँ, ये परसेंटेज ऑफ फाइननेस इज़ लेस देन 5%। ठीक है, तो जब परसेंटेज ऑफ फाइननेस 5% से कम होती है तो जो आपकी जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका जब क्लासिफिकेशन रहता है तो वो या तो वो वेल ग्रेडेड होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, या फिर आपकी वो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होती है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन उसका ये रहता है। ठीक है, दूसरा जब सैंड का क्लासिफिकेशन करोगे तो सैंड में भी वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी या फिर वो पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन इस तरह से आपका रहता है। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन आपका ये रहता है कि व्हेन परसेंटेज ऑफ फाइननेस, ये आपका क्या होगा? 5% से बड़ा होगा। ठीक है, बट इसको इस तरह से लिख देते हैं, एक सेकेंड, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ। व्हेन इट इज़ मोर देन 5%। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर करूँ परसेंटेज फाइनर एंड इट इज़ लेस देन 12%। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो सॉइल्स हैं, ठीक है, इसमें फाइननेस जो है वो 5% से ज़्यादा है, 12% से कम है। मतलब कि कुछ कुछ जो आपके फाइन्स हैं ना वो भी अवेलेबल है कोर्स ग्रेन और ग्रेवल और सैंड के साथ में। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन रहता है, अगर वो ग्रेवल है तो ग्रेवल के केस में जो आपकी सॉइल क्लासिफाइड हो जाती है वो हो जाती है इस तरह से GWGC। ठीक है, या फिर GPGC। ठीक है, कि वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, वेल पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल हो जाती है। ठीक है, या फिर आपकी यहाँ पे देखो वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल हो जाती है। ठीक है, या फिर पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही लाइकवाइज सैंड का भी हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको पता होगा। थर्ड जो क्लासिफिकेशन होता है कि व्हेन परसेंटेज फाइनर, जो परसेंटेज फाइनर होता है इफ़ इट इज़ मोर देन 12%। ठीक है, सो इन दैट केस जो आपकी सॉइल्स रहती हैं उसमें हम लोग वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड इसको ना कंसिडर करके, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट अब फाइन्स का भी है, तो जो क्लासिफिकेशन रहता है ग्रेवल और सैंड का, उसमें जो आपकी ग्रेवल रहती है वो या तो आप उसको बोल सकते हो वो सिल्टी ग्रेवल होगी। ठीक है, या फिर वो क्लेई ग्रेवल होगी, या फिर उसमें जो है दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, सिल्टी और क्लेई दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। इस तरह से आप जो है उसको बताते हो। ठीक है, तो जो मतलब इस तरह से क्लासिफिकेशन रहता है, ऐसे ही आपका सैंड का रहता है। ठीक है, या तो आपकी वो सिल्टी सैंड होगी या फिर आपकी वो क्लेई सैंड होगी। ठीक है, या फिर आपकी वो दोनों ही उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन रहता है जब परसेंटेज फाइनर 12% से ज़्यादा रहता है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं हम? इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि वो ग्रेवल है कि सैंड है। तो ये हमें पता है कि ग्रेवल और सैंड कब होता है? जब हम 4.75 माइक्रोन से सीव को पास करेंगे और उसमें मोर देन 50% आपका अगर रिटेन कर जाता है, ठीक है, तो वो ग्रेवल हो जाती है। और अगर मोर देन 50% पास हो जाता है तो वो सैंड हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ग्रेवल और सैंड पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि मोर देन 50% सैंड है इसमें या मोर देन 50% ग्रेवल है, तो वो आपको आइडिया वहाँ से लग जाएगा। बाकी
इसके लिए हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, आईपी निकालते हैं। ठीक है, आईपी जो है इफ़ इट इज़ मोर देन 7, ठीक है, एंड आईपी ऑफ सॉइल मोर देन आईपी ऑफ ए लाइन, ठीक है, ये आपको देखना रहता है। तो इसको आप बोलोगे, ये जब दो कंडीशन फिर है तो इसको आप बोलते हो क्लेई ग्रेवल। ठीक है, जब ग्रेवल की हम बात करें, ग्रेवल के केस में। ठीक है, ऐसे ही जब आईपी आपका लेस देन 4 है, ठीक है, एंड आईपी ऑफ सॉइल, ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, इज़ लेस देन आईपी ऑफ ए लाइन। ठीक है, तब इसको आप बोलते हो सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, एंड अगर आपकी आईपी की वैल्यू 4 और 7 के बीच में होती है तो आप उसको सिल्टी क्लेई ग्रेवल बोल सकते हो। ठीक, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। सिमिलरली सैंड का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो अब इस क्वेश्चन में आ जाए हम, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 45% फाइन्स है, मीन्स परसेंटेज फाइनेस आपका क्या है, मोर देन 12% है, और सैंड आपको 55% दी है, मीन्स 55% सैंड है। इसका मतलब जो हमारी सॉइल है वो सैंड है। ठीक है, जो मेजर अमाउंट है, जो कोर्स ग्रेन सॉइल है वो सैंड है। अब उसमें हमें ये देखना है कि जो फाइन्स हैं वो क्ले के हैं कि सिल्ट के हैं। उसके लिए हमें आईपी फाइंड आउट करना होगा। सो आईपी हम देख लेते हैं। आईपी हमारा क्या आ रहा है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से आईपी हमारा 30 - 15 विच इज़ इट इज़ 15 आ गया। ठीक है, तो सिंस आईपी अगर हम वैसे देखें तो इट इज़ मोर देन 7, तो यहाँ से इस हिसाब से तो कह सकते हैं कि क्ले होना चाहिए। ठीक है, आईपी इज़ मोर देन 7 तो क्ले होना चाहिए। बट अगर हम ए लाइन का भी निकाल लेते हैं ना, ए लाइन के हिसाब से जो हमारा आईपी आएगा विच इज़ 0.73 WL - 20। ठीक है, तो उसको हम अगर ए लाइन के हिसाब से निकालेंगे तो आईपी आपका 0.73, WL आपका कितना दे रखा है 30 - 20। ठीक है, तो ये हो गया 0.73 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो गया 7.3। तो वहाँ से आपका आईपी जो निकला है, आईपी ऑफ सॉइल इज़ मोर देन आईपी ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये आपका निकल आया। दिस इम्प्लाइज दैट ये आपकी जो हो जाएगी इट इज़ क्ले। यहाँ से हमें पता चल गया इट इज़ अ क्लेई सैंड। आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ सॉइल पार्टिकल साइज टू अप्लाई स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो जो स्टोक्स लॉ हम अप्लाई करते हैं वो हमारे लिए वैल्यूज़ दे रखी हैं कि उसकी जो वैल्यू है, ये आपकी स्टोक्स लॉ के लिए याद रखिएगा आप कि फॉर स्टोक्स लॉ जो साइज़ है ना, साइज़ जो है वो आपका 0.2 माइक्रॉन टू 0.2 mm। ठीक है, ये 0.2 माइक्रॉन से 0.2 mm है। तो आप यहाँ देख लीजिए 0.2 mm टू 0.0002 mm। ठीक है, बिकॉज 0.2 माइक्रॉन को हम 0.002 mm भी लिख सकते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन। ठीक है, तो जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस होती है ये हमारी, जब हम लोग बहुत सारी एनालिसिस करते हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में एक प्रोसेस होता है हाइड्रोमीटर एनालिसिस का। ठीक है, जिसमें कि जो पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और उसमें हम स्टोक्स लॉ का यूज़ करते हैं पार्टिकल्स के साइज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, स्टोक्स लॉ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द हाइड्रोमीटर कैलिब्रेटेड। तो जो हाइड्रोमीटर हम कैलिब्रेट करते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ सॉइल हैज़ D10 विच इज इक्वल्स टू दिस, D30 ए दिया है, D60 दिया है पार्टिकुलर, देन यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। सो यूनिफॉर्मिटी जो कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है D60/D10। ठीक है, तो यहाँ पे D60 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.08 और D10 आपको दिया है 0.004। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे 20। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपकी जो CU की वैल्यू आ गई वो 20 आ गई है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉइल सैंपल हैविंग मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइज टर्म्ड एज वेल ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, स्किप ग्रेडेड। ठीक है, तो देखो स्किप ग्रेडेड तो कुछ नहीं होता, वेल ग्रेडेड होगा, गैप ग्रेडेड होता है, या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, या फिर पुअरली ग्रेडेड होती है सॉइल। ठीक है, सो वेल ग्रेडेड वो सॉइल होती है जिसमें कि
हम सभी टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सभी साइज़ के पार्टिकल्स उस सॉइल में इंक्लूड होते हैं, तो देन दैट सॉइल इज़ कॉल्ड एज अ वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी हमारे पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द साइज इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो हमारी वेल ग्रेडेड होगी। देखो गैप ग्रेडेड क्या होता है? गैप ग्रेडेड में ये होता है कि एक पर्टिकुलर साइज़ जो है ना पार्टिकल्स का, अ पर्टिकुलर साइज़ ऑफ पार्टिकल्स जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, कि एक सर्टेन साइज़ ऑफ पार्टिकल है, एक दूसरा सर्टेन साइज़ ऑफ पार्टिकल है, बट बीच के जो है ना पार्टिकल्स उनका कोई भी साइज़ के पार्टिकल नहीं है, तो उनको एक गैप आ जाता है साइज़ में, तो वो गैप ग्रेडेड हो जाते हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड तब कहते हैं जब एक ही साइज़ के सारे पार्टिकल्स हो जाएं सॉइल में, मतलब सॉइल का जो जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम साइज़ के हैं, तो वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन वेल ग्रेडेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजन प्रपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू डिटरमाइन वेदर अ सॉइल इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड बताने के लिए हैजन ने क्या प्रपोज किया? ठीक है, तो हैजन ने बताया कि जो सी था ना, सी को उन्होंने डिफाइन किया, एंड सी इज़ D60/D10, एंड इफ़ दिस सी यू इज इक्वल्स टू 1, तो हम बोलते हैं कि जो सॉइल है हमारी वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, व्हेन सी यू इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एंड व्हेन सी यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया, तो हम कह सकते हैं कि जो सी होता है वो हमारा D60/D10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ वेल ग्रेडेड सैंड द वैल्यू ऑफ CU एंड CCR। ठीक है, तो इतना पता है कोई भी वेल ग्रेडेड अगर हमारी सैंड है तो उसमें CU की वैल्यू, CU इट शुड बी इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, एंड CC की जो वैल्यू रहती है आपकी वो 1 और 3 के बीच में रहती है। ठीक है, सो इट इज़ मोर देन 1 एंड लेस देन 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोर देन 6 एंड ये देखो गलत हो गया, CU की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पर देख के आप आंसर्स करिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है जल्दी जल्दी में, जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द। ठीक है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसमें जो शेप रहता है वो किस तरह से आप डिफ़ाइन करते हो? ठीक है, तो जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना हमारा, वो इस तरह से रहता है, ये एक कर्व हमारा होता है जो कि होता है साइज ऑफ सॉइल, और दिस इज़ द परसेंटेज पासिंग। ठीक है, इसके बीच में आपका कर्व बनता है। ठीक है, जिसमें कि हम इस तरह से आपको कभी एक कर्व ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, एक आपको कर्व ऐसे करके देखने को मिलेगा, ठीक है, एक कर्व आपको ऐसे देखने को मिलेगा या ऐसे करके देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट आपके जो भी रहती है वैल्यू, उसको हम बोल सकते हैं 0.01, ये 0.1, ठीक है, और ये 10, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो रहता है आपका, ये फाइन पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक, दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ये एक ही साइज़ के सारे पार्टिकल हैं, 0.1 साइज़ का पार्टिकल आपका है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये आपका गैप ग्रेडेड है। ठीक है, मतलब दिस इज़ हॉरिजेंटल लाइन में अगर कोई कर्व बना है वो गैप ग्रेडेड होगा, वर्टिकली अगर कोई कर्व है वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। ठीक है, इस तरह से आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, और जो हमारा वेल ग्रेडेड कर्व होता है उसको ऐसे करके बनाते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपका कर्व रहता है। ठीक है, ये आपका वेल ग्रेडेड होता है। ठीक है, और ये इधर आप देख लो, क्योंकि 10 mm से ऊपर का है तो ये कोर्स पार्टिकल हो जाएंगे, यहाँ पे ये कोर्स पार्टिकल्स हैं।
ठीक है। तो ये जो आप इसका जो शेप होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका शेप बताता है किस तरह से आपका ये शेप रहेगा किसी भी कर्व का। ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज 16 एंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज 1, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ D60/D30। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो अभी मैंने देखा कि D60/D10 होता है। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है ना, दिस इज D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है D60/D30। ठीक है, अगर मैं CU/CC करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे आप देख लेना। D60/D10 है ये, और ये हो जाएगा D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे CU/CC इक्वल्स टू D60/D10 इंटू D60 इंटू D10 डिवाइडेड बाय D30 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड वी वांट D60/D30। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देख लूँ D60/D30 का ये हो गया होल स्क्वायर और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया CU/CC। तो हम कह सकते हैं ना कि D60/D30 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ CU/CC। ठीक, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, समझ लीजिए आप। ठीक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि CU/CC इज इक्वल्स टू D60/D30 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला विच यू कैन रिमेंबर। ठीक है, सो ये आप इसको ना याद कर लीजिएगा। CU/CC का फॉर्मूला होता है D60/D30 का होल स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है D60/D30 पूछ रहा है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कि CU/CC, CU कितना दिया है हमें, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ वैल्यू, तो इस फॉर्मूले में 16 दिए है CU की वैल्यू, और CC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, तो इसका अंडर रूट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आंसर आपका 4 आ जाएगा, विच इज़ आंसर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज़। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है, 1, इट इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी देखा हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मीज़र ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज के जो मीज़र्स हैं उसको कौन रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ ग्रेडेशन कर्व ऑफ सॉइल, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फाइननेस ऑफ द सॉइल और रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल साइज जो रेंज होती है, ठीक है, उनको आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से आपको पता रहेगा कौन कौन से आपके पार्टिकल्स की रेंज रहती है। जैसे कि देखो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से आपकी शेप का पता चलता है कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो किस तरह से बनेगा, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से आपको पता रहता है कि पार्टिकल साइज का क्या रेंज रहने वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर अभी देखा D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गिवन सॉइल सैंपल हैज़ द फॉलोइंग गिवन साइज एनालिसिस। ठीक है, लेस देन 2 mm 80% है, 0.66 mm 60%, 0.075 mm 30%। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये वेल ग्रेडेड है, एवरेज ग्रेडेड है, स्किप ग्रेडेड है। ठीक है, तो फॉर दैट देखो अभी हमने देखा कि वेल ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, CU और CC। ठीक है, तो CU हमारा क्या होता है, D60/D10। ठीक है, देखो D60 जो उसमें होता है, इसका मतलब होता है कि जो 60% जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ उस पर्टिकुलर साइज़ से, जैसे D60 आपको सपोज दिया है 2 mm,
ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 60% पार्टिकल्स जो हैं, 60% जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 2 mm से कम है। ये होता है D60 का मतलब। D10 का मतलब होता है, अगर D10 आपको दिया है, यही सपोज D10 इज 2 mm दिया है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10% पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो 2 mm से कम है। ठीक है, तो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। अगर अब हम D60 की बात करें तो मतलब 60% साइज़ एक पर्टिकुलर साइज़ से कम रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप कि 0.66 mm से कम जो है वो 60% है। ठीक, तो 60% यहाँ पे आपका D60 की वैल्यू 0.66 आ जाएगी। ठीक, और 10% से कम कितना है, 0.005। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 1 5, 3 15। ठीक है, तो Cu की जो वैल्यू आ गई है आपकी, इट इज़ 132। सॉरी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 132। ठीक है, सो अब Cu जो है वो आपका आ गया है मोर देन 6। ठीक है, 4 से ही बड़ा है, 6 से ही बड़ा है। ठीक है, तो अभी ग्रेवल और सैंड की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। वेल ग्रेडेड के लिए हमें पता है कि इट शुड बी मोर देन, चाहे वो 4 हो चाहे मोर देन 6 हो। ठीक है, वेल ग्रेडेड तभी आएगा। बट अब हमें Cc निकालना है, तो Cc जो है वो हमारा क्या होता है, D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तो D30 क्या होगा, 30% ऑफ द पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो उस पर्टिकुलर साइज से कम रहेगा। तो 30% का हमें कोई कंडीशन दी है, यस दी है कि 30% पार्टिकल्स के साइज़ 75 माइक्रॉन से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे D30 का जो साइज़ हो जाएगा वो 0.075 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 आपको दिया है 0.660 इंटू D10 इज़ 0.0, एक सेकेंड, D10 कितना था हमारे पास, 0.005। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया आपका, ये 0.66 था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। Cc की वैल्यू 0.075 इंटू 0.075 अपॉन 0.66 इंटू 0.005। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये 0 लगा के हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 × 5 15। ठीक है, इसको ठीक है, तो जब इस 132 को आप 225 से डिवाइड करोगे, 2 ज़ा तो जाएगा नहीं, 1 ज़ा ही जाएगा, 132। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा आपका, एंड ये 9 हो जाएगा। 0 लगाना पड़ेगा हमें। 7 ज़ा चला जाएगा। ठीक है, तो 1.7 आपकी वैल्यू आ रही है Cc की, विच इज़ यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो Cc की वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी 1 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो हमें दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई कि Cu की वैल्यू 6 और 4 से बड़ी है और Cc की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो ये वेल ग्रेडेड आपकी सॉइल हो जाती है। ठीक है, चलो, द यूनिफॉर्मली द क्वेश्चन है, द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल विद यूजुअल नोटेशन इज डिफाइंड एज यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट D60/D10। ठीक है, ज़्यादा देखना ही नहीं है। इफ़ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज़ नियरली इक्वल टू 1, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। जब 1 होता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज। अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के जब पार्टिकल्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। व्हेन ऑल पार्टिकल्स के साइज सेम होंगे वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हो जाती है। फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो है इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड्स विच आर रिलेटिवली वीक एंड ईजिली ब्रोकन, ठीक है। तो देखो जो बॉन्ड ईजिली ब्रोकन होते हैं हमें पता है कौन से बॉन्ड होते हैं, दे आर द वाटर बॉन्ड्स, ठीक है, जिनको हम लोग सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, उसके बाद आपके आयोडिक बॉन्ड आते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड आपका आंसर हो जाता है। एक्सपेंसिव सॉइल्स आर दोज विच जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो एक्सपेंसिव सॉइल्स में कौन सा मिनरल होगा, सिलिका, फेल्सफर, माइका, मोंटमोरेलोनाइट। सो मोंटमोरेलोनाइट जो है वो एक ऐसा मिनरल है जिसकी वजह से हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, श्रिंकेज भी होता है, एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना क्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। सो चाइना क्ले जो है वो एग्जाम्पल है आपका, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ काओलिनाइट सॉइल, ठीक है। तो चाइना क्ले आपका काओलिनाइट सॉइल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इलाइट का अगर आप बात करोगे, इलाइट का जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है लेटेराइट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलाइट का एग्जाम्पल है लेटेराइट। मोंटमोरेलोनाइट जो है उसका एग्जाम्पल होता है आपका बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। या फिर आप ब्लैक कॉटन सॉइल भी रहती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये आपका एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। ये 3 मिनरल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके क्ले मिनरोलॉजी में, हम ये तीनों के बारे में पढ़ते हैं, इलाइट, काओलिनाइट, मोंटमोरेलोनाइट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल। सो अभी देखा कि ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा मिनरल रहता है, मोंटमोरेलोनाइट मिनरल रहता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, ठीक है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होने चाहिए आपको, कई बार आ चुका है। सो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि एक्टिविटी के बेसिस पे बात करेंगे, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज, और एक्टिविटी का मतलब क्या है, ठीक है। एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चेंजेस उसमें आएंगे तो बहुत, जैसे पानी अगर हमने मिलाया तो एकदम से वॉल्यूम में चेंजेस आ गए, ठीक है। वो पानी मिलाया, वॉल्यूम एकदम बढ़ गया, या पानी कम किया तो एकदम श्रिंक हो गया, तो दिस इज़ एक्टिविटी, ठीक है। तो वो एक्टिविटी मोंटमोरेलोनाइट की वजह से ही होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव हाइट ऑफ कैपिलरी राइज फॉर फाइन सैंड, ठीक है। तो देखिए जो कैपिलरी राइज होता है आपका, ठीक है, वो हमने देखा है कि जो फाइन सैंड्स होती हैं उनमें ज़्यादा कैपिलरी राइज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है आपका हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, अगर हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो ये जो हाइट होती थी ना, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ये हमने देखा है, इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाता है आपका H=C/ED10, ठीक है। तो C जो होता था वो एक कांस्टेंट होता था, इसकी वैल्यू आपकी 0.1 से लेके 0.5 के बीच में रहती थी, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है ये। और D10 तो आपको पता है इफेक्टिव पार्टिकल का साइज़ है, E जो है वो वेट रेशियो है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि जो D10 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के, मतलब कि जितना फाइन पार्टिकल होगा उसका जो हाइट है कैपिलरी राइज का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक टेबल है जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन कैपिलरी राइज से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, टाइप ऑफ सॉइल एंड वैल्यू ऑफ H, ठीक है, विच इज़ द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं ये कहूँ कोलाइट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो कोलाइट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स हैं उसमें कैपिलरी राइज की वैल्यू इट इज़ मोर देन 30, ठीक है। देन आ गया आपके पास क्ले की वैल्यू, ये आपकी रह जाती है 30-10, ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कैपिलरी राइज की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो सिल्ट के लिए ये वैल्यू आपकी रह जाती है 10-1, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सैंड, जिसमें कि आप फाइन सैंड की बात करोगे तो फाइन सैंड के लिए ये वैल्यू आपकी 1 से 0.30, ठीक है। ये मीटर में है, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो मीटर में है।
2.3 मीटर। एंड देन कोर्स सैंड, इसके लिए ये आपकी वैल्यू हो जाती है 0.15 to 0.1, ठीक है। ये वैल्यू आपकी ऐसे हो जाती है। एंड फॉर द फाइन ग्रेवल दिस वैल्यू इज़ इन बिटवीन 0.1 to 0.02, ठीक है। तो ये एक टेबल है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, फाइन सैंड। तो फाइन सैंड के लिए हमारी क्या वैल्यू है, 1 से लेके 0.3, मीन्स 0.3 से 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन क्या रहेगा, 0.3 to 1, ठीक है। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इन जर्नल विल हैव द हाईएस्ट कैपिलरी राइज ऑफ वाटर। सो हाईएस्ट कैपिलरी राइज किस में होगा, जिसका साइज सबसे कम होगा। तो कोलाइट्स में सबसे ज़्यादा कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन। कैपिलरी राइज का मैग्नीट्यूड क्लेज में ज़्यादा होगा, सिल्ट सैंड ग्रेवल इसमें क्लेज में सबसे ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी वाटर इन सॉइल कॉजेज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, रिड्यूसेस इफेक्टिव प्रेशर, रिड्यूसेस बियरिंग कैपेसिटी, एंड ऑल द अबव आर ट्रू, ठीक। तो देखो, ये एक तरीके से देखा जाए तो कैपिलरी वाटर आपका नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर ही होता है। इसको हम नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, बिकॉज पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, जो वाटर के ऊपर प्रेशर, जब भी हम लोड लगा रहे होते हैं, ठीक है, अपने सॉइल पे जब स्ट्रक्चर का लोड आता है, तो उसमें जो भी वाटर होते हैं ना, उसके पूरी चारों तरफ जो है उस वाटर के ऊपर जो है एक प्रेशर लगता है, जिसको हम लोग पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। बट जब कैपिलरी राइज की कंडीशन होती है, यही जो पोर वाटर प्रेशर होता है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर ये क्रिएट करता है। तो पहला वाला तो सही हो गया, ठीक है। अब जब नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर होगा तो इफेक्टिव प्रेशर, जो हम इफेक्टिव स्ट्रेस पे आ गया। आप जब इफेक्टिव स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, या फिर हम प्रेशर की बात करें, तो ये आपका हो जाता है, इसको मैं लिख सकती हूँ, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो जब अगर ये पोर वाटर प्रेशर आपका नेगेटिव होगा तो मतलब कि ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं टोटल प्रेशर को, और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो एक सेकंड रुको, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यू, इस तरह से हमारी ये इक्वेशन होती है एक। तो यहाँ पे अब ये है कैपिलरी के वजह से, तो कैपिलरिटी की वजह से ये जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सिग्मा बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा माइनस ऑफ यू। तो मतलब अब क्या हो गया है, कैपिलरी आपका ये जो है ना बढ़ गया है इसकी वजह से। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी गलत, ठीक है। और बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो ये भी गलत है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इज अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप का वाटर हमारी सॉइल में होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वाटर की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है। तो मेनली जो है वो 2 टाइप का हमारे पास वाटर रहता है। पहला जो है आपका वो होता है फ्री वाटर, ठीक है, फ्री वाटर, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हेल्ड वाटर, ठीक है, ये हेल्ड वाटर होता है, ठीक। सो जो हेल्ड वाटर होता है, अब यहाँ पे फ्री वाटर क्या होता है, फ्री वाटर या फिर जो ग्रेविटेशनल वाटर है, इट इज़ दैट वाटर जो कि पानी में जो है ना वो ग्रेविटी एक्शन की वजह से
ठीक है, ये सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है और सॉइल में ग्रेविटी एक्शन की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, सॉइल में डिफरेंट बहुत सारे जो बिग पोर्स होते हैं उनमें ये पानी जो है वो ग्रेविटी के एक्शन के थ्रू पास आउट हो जाता है एंड दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि लार्ज पोर्स हैं हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं ऐसे करके। ठीक है, तो जो लार्ज पोर्स होते हैं हमारे उनमें ये जो वाटर होता है ना ये पास आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से वाटर डालोगे, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स में पानी डाला तो जो ये जो लार्ज पोर्स होते हैं ना इसके थ्रू पानी जो है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स ये हमारा क्या होता है, मैं इसको आपको ऐसे दिखा सकती हूँ। ठीक है, कि ये जो वाटर है यहाँ से आपका ये निकल के ये ग्राउंड वाटर टेबल है हमारी। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ इसमें जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाटर आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल वाटर एंड इस ये जो फिर उसके बाद आ जाता है आपका हेल्ड वाटर। ठीक है, हेल्ड वाटर वो होता है वो वाटर जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो आपके सॉइल के जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी हेल्ड होके रहता है। ठीक है, कि ग्रेविटी फोर्स के कारण वो पानी नीचे नहीं चला जाता है, कि जैसे ही हमने पानी डाला प्लांट में या किसी भी अपने ट्री में और वो पानी फॉरेन ग्रेविटी के थ्रू नीचे ना जाके उसमें जो टिका रहता है ना वाटर हेल्ड रहता है, इसलिए उसको हेल्ड वाटर बोलते हैं। तो ये जो हेल्ड वाटर होता है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाता है, एक होता है आपका एड्जॉर्ब वाटर। ठीक है, एक आपका हो जाता है स्ट्रक्चरल वाटर और एक आपका हो जाता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो जो एड्जॉर्ब वाटर होता है ये आपके क्या होता है जो सॉइल में जो सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के द्वारा सॉइल मास जो भी पानी को एड्जॉर्ब करता है, ठीक है, अपने सरफेस पे जो भी वाटर को एड्जॉर्ब करता है दैट इज़ कॉल्ड एन एड्जॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, और जब भी हमें इस वाटर को फाइंड आउट करना है, निकालना है, जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो हम वाटर को निकालते हैं तो उसके लिए जब भी हमें इसको निकालना होता है तो हम 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करके इस वाटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो ये वाटर को रिमूव किया जा सकता है। ठीक, ये होता है एड्जॉर्ब वाटर और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या होता है ना सॉइल की सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। ठीक है, अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं तो सिर्फ सॉइल के ये वाटर आपको सिर्फ सॉइल के पार्टिकल्स के सरफेस पे एक फिल्म बना लेता है। ठीक है, इस तरह से ये वाटर इसके सरफेस पे रहता है। ठीक है, तो ये आपका एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है एंड दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड बाय द सॉइल बाय द प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होता है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल वाटर। जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है वो सॉइल के जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर होता है। ठीक है, और इसको हमें जब हटाना है, रिमूव करना है तो इसके लिए हमें 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का टेम्परेचर आपको यूज़ करना पड़ेगा टू रिमूव दिस वाटर। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आप हीट करोगे तब ये वाटर निकलेगा एंड दी वाटर तभी निकलेगा जब सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, नाउ द कैपिलरी वाटर, जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर जो है जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉइल में अप और डाउन होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर एंड यही जो वाटर होता है यही आपका प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि अवेलेबल वाटर। ठीक है, ये अवेलेबल वाटर होता है जो कि प्लांट यूज़ करता है इस वाटर को अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके वाटर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि यूज़फुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा पानी प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है, दैट इज़ अ कैपिलरी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द कैपिलरी राइज इन सॉइल विद द वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड इफेक्टिव साइज ऑफ 0.01 mm विद कॉन्स्टेंट C विच डिपेंड्स ऑन ग्रेन एंड इट्स इम्प्योरिटीज़ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो आपका हाइट ऑफ कैपिलरी होता है वो क्या हो जाता है C/ED10।
तो यहाँ पे आपको सी की वैल्यू भी दे रखी है विच इज़ 20 दे रखी है। ई की वैल्यू आपको दी है 0.5, ठीक है। एंड D10 से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे विच इज़ 0.01, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ mm में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 4000 mm, ठीक है, जिसको मीटर में हम लिख सकते हैं 4 मीटर। ये हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आ गया। आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपने सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। मैंने सारे टॉपिक्स आपके इसमें कवर कराए हैं मॉड्यूल 2 के, तो आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए, आपने सॉल्व किए हैं, देखा है कहाँ पे आपकी तैयारी है, क्या लेवल है अभी तक आपकी तैयारी का, ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ठीक है, फिर आप अच्छे से इसको अपना तैयारी करते रहिए। अब हम मॉड्यूल 3 करेंगे, ठीक है। आज का हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर द क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ़ द कैपिलरी राइज इन अ सॉइल ए विद एन इफेक्टिव साइज of 0.02 mm was 60 centimeter, then what would be the capillary rise in the similar soil B with an effective size 0.04 mm? तो बहुत इजी है, आप ये सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जुड़िए हमसे। और आपको इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ भी उसको भी ज्वाइन करिए। मैंने उसका जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा उसमें हम लोग मॉड्यूल 3 के क्वेश्चंस करेंगे। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।